हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में भी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुकी जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को ये सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ था। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवाद दुनिया के बीच विभाजन की एक प्रतीक थी। 1961 में बनी ये दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया था। ये दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम को सामने रखते हैं। लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया और 1989 से पहले बर्लिन के दीवार के यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिलेंगे। सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924 तक बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके नायक और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। मार्क्सवादी को अमली जामा पहनाने में समर्थन इनका रहा था और पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत भी रहे थे। अब हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में भी 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में भी थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश भी थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इनमें से किसी एक अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इसे फासीवादी ताकतों की चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। इस खेमे के जो नेता हैं वो समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से इस विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है, जिसे आप आज भी देखते होंगे ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट लोकेशन है रशिया। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत ज़्यादा उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। ये प्रणाली सत्तावादी हो गई और नागरिकों का जीवन कठिन हो गया, क्योंकि जहाँ पे सत्तावादी चीज़ आ जाती है वहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती है, जैसे भ्रष्टाचार, निरंकुशता आदि।
लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। ये दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था और जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साथ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी, क्योंकि अगर आप भी देखेंगे कि कोई इलाका है वहाँ पर ये बहुत सारे पार्ट हैं, और अगर पूरी जगह सिर्फ ये वाला पार्टी अपने हिसाब से चलाए, मतलब ये अपनी सुविधा के अनुसार ही सारी नीतियाँ बनाए, इनको इनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करे, इनकी भी ज़रूरत को नज़रअंदाज करे, इधर की भी नज़रअंदाज करे, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी, और सिर्फ यहाँ के लोगों से पूछे, यहाँ के लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखे, तो फिर जो अन्य लोग हैं वो अपने आप को दमित ही महसूस करेंगे और उपेक्षित महसूस करता है। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया था। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी ज़्यादा कमजोर हुई थी। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया था। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। जैसे नॉर्मल सी चीज़ है ना, वो अपनी जनता की इच्छाओं का ख्याल रख रहा था, और साथ ही साथ उसने अफगानिस्तान में भी जब हस्तक्षेप किया तो कहीं ना कहीं जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हुई। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही क्रांति और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार भी किए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला भी किया था। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रही जिनका कोई भी अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा कि अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और ज़्यादा तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में वह जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य भी मानते थे। संप्रभु मतलब जहाँ पर डिसीजन भी अपना होगा और बाहरी दबाव भी नहीं होगा, और ना ही किसी के आक्रमण के होने के बाद भी हम जैसे नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल है, जैसे ब्रिटिश थे, उनका जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटिश सरकार। और झंडा किसका था? ब्रिटिश सरकार का। नाम मात्र का भारत को वो चीज़ थी, तो हम उसे संप्रभु राज्य नहीं कह सकते उस कंडीशन में। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो फिर हमने निर्णय भी स्वयं से लेने शुरू किया और बाहर से कोई आक्रमण भी नहीं था, मतलब जिसके दबाव में हम अपने फैसले ना ले सके, तो उसको हम कहेंगे कि संप्रभु राज्य है। संप्रभु राज्य यानी कि मतलब अगर हम अपने फैसले लेने के लिए भी स्वतंत्र और हम पे किसी का आधिपत्य भी ना हो, सिंपल सी लैंग्वेज में।
आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। तो हम इसको पढ़ने से पहले जरा जोसेफ स्टालिन के बारे में भी पढ़ते हैं। 1879 टू 1953 लेनिन के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में ये सामने आए थे। 1924 से लेकर 1953 के टाइम पे इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण करवाया। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इनको ही जाता है। 1930 के दशक के भयानक आतंक को भी और पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ये ठहराए गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मास्को से रवाना हुआ। सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसान साथ ही साल की पैदावार कैसे रही अधिकारी ने पूछा तो ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लगे, किसान ने बताया। लेकिन ईश्वर तो होता नहीं। अधिकारी ने उसकी बात काटी तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव के बारे में भी जरा देखते हैं। 1894 से 1971 में ये सामने आए थे एंड सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे 1953 से 1964 में। स्टालिन की जो नेतृत्व शैली थे उसके ये आलोचक थे और 1956 में कुछ सुधार लागू किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखा और हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में भी ये शामिल थे। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन करके बाकी गणराज्यों खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य भी बनाया गया था। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब भी रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला था। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन आखिर हुआ क्यों, अब हम इसको भी देखते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ये सवाल पूछना जरूरी नहीं। ये सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। यही सोवियत संघ के पतन का कारण बना, क्योंकि जहाँ पर जनता का जो हित है उसको नहीं देखा जाता तो कहीं ना कहीं विद्रोह होता है, फिर वो राज्य भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वो उसके पतन का कारण बन जाता है। यही सोवियत संघ के पतन का कारण भी रहा था। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हुई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े होने लगे थे। ये व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर लगाया था। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलगू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई। पहला कारण तो था कि उन्होंने अपनी जनता की इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा। दूसरा था कि उन पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव बन गया था, क्योंकि ज़्यादा खर्चा कहाँ पे किया उन्होंने? हथियारों में। विकास से ज़्यादा हथियारों पर खर्चा किया था, तो आर्थिक दबाव के कारण भी वो एक पतन की राह पर आगे बढ़ा था। इसी के साथ एक और बात भी, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी थी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा।
सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया था और ये पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं रह गई थी, क्योंकि आपको पता होगा अगर एक ही इंसान बहुत समय से सत्ता में रहे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लोकतंत्र का तो हनन होता ही होता है, साथ ही साथ वहाँ पर निरंकुशता और तानाशाही वाली चीज़ भी देखने को मिलती है। गतिरोध, प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात ये थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। जैसे मतलब जहाँ पर सीमित सरकार होती है वहाँ पर तो ठीक है, सीमित सरकार यानी कि जैसे भारत में भी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जनता के पास सरकार के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अधिकार हो। तो जहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं है, यानी कि सरकार को सीमित नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर जनता का शोषण होता ही होता है। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया था। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित होता है। इस स्थिति को हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएं। सबसे सटीक उत्तर तो ये जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच ये थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे, क्योंकि आपको पता है एक समय के बाद जो मतलब धैर्य है वो भी काम नहीं करता और लोगों को हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। इन लोगों ने जैसा सोचा था कि वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। यह संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा हो। जनता के एक खास हिस्से जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था के फ़ायदे में थे के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं, क्योंकि आधी जनसंख्या बढ़ गई थी। आधी जनसंख्या के हिसाब से मतलब ये बहुत धीरे काम कर रहे थे और आधी जनसंख्या के हिसाब से ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। ये घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। जरा हम बात करेंगे लियोनिड ब्रेजनेव की। 1906 से लेकर के 1982 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे थे। 1964 से 1982 तक एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध और चेकोस्लोवाकिया के जनविद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में ये शामिल रहे थे। रूस और बाल्टिक गणराज्य यानी कि एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन के अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुए। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। मिखाइल गोर्बाचेव को भी देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1931 में। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे 1985 से 1991 में। पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी कि खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार इन्होंने शुरू किए थे। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में सहायक थे। शीत युद्ध इन्होंने समाप्त किया था और सोवियत संघ के विघटन का आरोपी इन्होंने लगाया था। सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र यहाँ पर दिया गया। जैसे मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया और सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला भी शुरू की थी। जून 1988 लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुए। एस्टोनिया और लताविया में भी ये फैला था।
अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा की वार्सा समझौते के सदस्य अपने भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। फरवरी 1990 गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हुआ था। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। जून 1991 येल्त्सिन की कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा हुआ और रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया था। सितंबर 1991 एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हुए। दिसंबर 1991 रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली थी। 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हुआ। एक विचार तो ये है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी रही थी और चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष तो होना ही था, क्योंकि वहाँ की जनता ही अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी और जो सरकार थी वो भी उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रख रही थी। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ की आकार विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण भी नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन वह ये कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। विघटन की परिणतियाँ। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। जरा बात करते हैं बोरिस येल्त्सिन की। 1931 से 2007 तक के रहे। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति 1991 से 1999 तक। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता के अंत तक पहुंचे गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हुए और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई और साम्यवाद से पूंजीवाद के और संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को वे कष्ट के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं। पूंजीवादी यानी कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर अमीर वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, अमीर लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में। ये विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था, तब विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की भावना का जन्म हुआ था। दूसरा एक ही विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गया और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश या देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ ये कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शाह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। अब नॉर्मल सी चीज़ है, अगर एक नॉर्मल सा इंसान भी, जैसे किसान है, वो किसी मुंशी के पास जाता है तो मुंशी उसे कर्ज देगा, तो वो किसान उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है, चाहे वो गलत करे सही करे कुछ भी करे, वो उसके सामने उसकी हर बात सुनेगा क्योंकि वो कर्जदार है। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा। पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हरेक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। आप यहाँ पर पहले पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का मानचित्र देख सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है। सबसे पहले यहाँ पे रूसी संघ आपको दिख रहा होगा, बेलारूस भी यहाँ पे दिख रहा होगा, यूक्रेन भी, क्योंकि अभी आपने रूस यूक्रेन वॉर भी सुना होगा तो आपको वैसे भी लोकेशन पता होगी। मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, FIR मैसेडोनिया, अल्बेनिया, हर्जेगोविना, बोस्निया एंड क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मॉन्टेनीग्रो एंड सर्बिया। इसके अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे इस वाले राष्ट्रकुल के सदस्य थे। रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देश में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया था। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया, यानी कि लाभ के लिए व्यापार। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई थी। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे की दिशा के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्ति किया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। शॉक थेरेपी के परिणाम रहे। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले पाई जिसका उसने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए ये कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया।
हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथ बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। यानी कि भ्रष्टाचार, काला धन, ये सारी चीज़ें भी उनकी एक रुकावट बनी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए। ये चित्र ऐसे ही बैंक इनकॉम का है। रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इनकॉम के दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों और शेयरधारकों की जमा पूंजी भी डूब गई थी। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा भी मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो पाई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग यानी कि जरायम पेशा लोग उभरे और उससे अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में उन्होंने ले लिया। निजीकरण में नई क्षमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। यानी कि अमीर अमीर हो गए और गरीब गरीब हो गए। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का काम ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए थे। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया, यानी कि गणतंत्र, जहाँ पर एक इंसान मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है और एक निश्चित समय के लिए। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी भी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया। इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी थी और अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। अगर आपको पता होगा जो रूस है तो उसमें जो बेकार लेक है एंड ओकोटोस सी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल और प्राकृतिक गैस मिलती है, जिसके कारण उसके अन्य देशों के साथ भी संबंध बनता है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फायदा मिला। इस एवज में इन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ की अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र, अनेक गणराज्यों ने गृहयुद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की भी दखल बढ़ी है। इससे स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में रूस एंड यूक्रेन को। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए, जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी कि 2001 तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चलते रहे। अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृहयुद्ध भी लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। कई देश के प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन भी दूभर है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है।
ये क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिम एशिया से नज़दीक है। सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध में इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति भी ली थी। रूस इन राज्यों को अपने निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। चेक और स्लोवाकिया नाम के दो देश बने, लेकिन सबने गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य युगोस्लाविया में हुआ था सबसे ज़्यादा। सन 1991 में युगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा एंड युगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया था। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। सोवियत संघ को विघटित हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोगों में वही ललक मौजूद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई कि चंद हफ्तों के भीतर इसकी पायरेटेड कंपनियां उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती है। ताशकंद के एक बड़े बाजार में नज़दीक हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पंत की है। मोहम्मद शरीफ अफगानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर से वीडियो मंगाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुतेरे दीवाने हैं। कहूँगा कि ताशकंद से 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। अब लोग रोजाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते हैं। इन्होंने अभी अभी 1000 और वीडियो का ऑर्डर किया। उज्बेक लोग मध्य एशियाई व एशिया के अंग हैं। उनकी एक साझी संस्कृति है, इस कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। साझी इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तानी अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं कि स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, काबीना मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करता है। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म संस्कृति, गीत और ख़ास तौर पर राज कपूर वहाँ के घर घर जाने जाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, अर्थ चाहे ना मालूम हो, लेकिन उनका उच्चारण सही होता है और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। उन्होंने पाया कि सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं और वो जब भी उज्बेकिस्तान आए तो उनके लिए सचमुच बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात थी। ये लिखा था बीबीसी के मध्य एशिया संवाददाता लुइस हिदाल्गो की रिपोर्ट में। भारत और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत आयामी भी थे। जैसे आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसी वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। राजनीतिक सहयोग की बात की जाए तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया था। सैन्य सहयोग की बात की जाए तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। अमेरिका ने भी यहाँ तक मना कर दिया था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। अगर सांस्कृतिक सहयोग की बात की जाए तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध भी है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से भी मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का ही एक अंग है।
रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर के कार्रवाई करें। क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह मिले और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए, जैसे कि यूएनएससी में भारत अपने प्रतिनिधित्व की मांग भी करता है। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदे भी हुए। और साथ ही साथ जैसे अगर आपको पता होगा, भारत में जैसे कई प्रकार के सैन्य हथियार हैं तो वो भी रूस प्रोवाइड करवाता है। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। चूंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसीलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणुविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी साझेदार है और व्यापारिक परियोजनाओं में भी। तो चैप्टर हो गया ख़त्म। अब आपके लिए कुछ होमवर्क और क्वेश्चंस, आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना। तीसरा ऑप्शन जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चौथा ऑप्शन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम के आधार पर सजाएं। अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। दूसरा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि CIS का जन्म। तीसरा ऑप्शन, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। और चौथा ऑप्शन, मध्य पूर्व में संकट। आप इनके आंसर दे सकते हैं और साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाले किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताएं। किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। और तीसरा क्वेश्चन, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। चौथा क्वेश्चन, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर क्लासेस अपडेट एंड PDF प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।